बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। हर तरफ से शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर तनकीद का हदफ बना रहे हैं। अब देखते हैं कि आकिब जावेद क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। जिस तरह हारून रशीद साहब ने कहा कि स्टीफन फ्लेमिंग अगरचे टीम के साथ नहीं है, टीम सऊदी टीम के साथ है, और मैं देख रहा था टीम सऊदी जिस तरह की प्रैक्टिस करा रहे थे हमारे तो नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन आकिब जावेद क्या करते हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं लॉर्ड्स टेस्ट की तरफ। अरुण भाई, क्या तब्दीलियां होनी चाहिए आपकी नज़र में लॉर्ड्स टेस्ट में? देखिए, ये एक तो ऐसा सवाल है, सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन है मार्क है बहुत बड़ा, वो है बाबर आजम की फिटनेस। देखिए, उसके बाद आपके पास देखें तो बेंच पे बैठे कौन कौन है। आपके पास गाजी गौरी बैठे हुए हैं बेंच पे, ठीक है। आपके पास उबैद शाह बैठे हैं बेंच पे, आपके पास आमिर जमाल बैठे हैं बेंच पे, और उसके बाद आपके पास बैठे हैं साजिद खान। अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आप उस्मान को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरीके से उसने पीछे परफॉर्मेंस दी है। अब रह के आपके पास जो रह जाता है वो है आमिर जमाल और उबैद शाह। अगर बाबर आजम फिट होते हैं तो मेरे अपने नज़दीक बाबर आजम तो टीम में बिल्कुल आना चाहिए उनको, वो टीम में आएंगे। और जो अभी मैं यंग, हाँ, किसकी जगह आएंगे वो बाबर आजम आएंगे। आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और आज़ान ओवैस को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, शान से आपको ओपन करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे सऊद शकील को ड्रॉप करना पड़ेगा और आमिर जमाल को लाना पड़ेगा, ताकि आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो जाएं और 1 स्पिनर हो जाए। और आपकी बैटिंग देखें ना, अगर सऊद शकील कुछ नहीं कर रहा तो आमिर जमाल भी कुछ नहीं करेगा ना, लेकिन कम से कम वो बॉलिंग में आके हो सकता है आपको 2-3 आउट करके दे दे। तो मेरे अपने नज़दीक ये मुझे 2 चेंजेस नज़र आती हैं कि आमिर जमाल का अंदर आना, और अगर बाबर आजम फिट हो जाते हैं तो अजान ओवैस और सऊद शकील ड्रॉप हो और ये दोनों अंदर आके वो जगह ले, तो आपकी टीम की थोड़ी स्टेबिलिटी हो जाएगी और आपकी बैटिंग में थोड़ी डेप्थ आ जाएगी और बॉलिंग में आपके पास अच्छा खासा मवाद आ जाएगा। आपने पहले ओपिनियन दी कि शान मसूद इनिंग्स ओपन कर सकते हैं और उनके साथ फिर इमामुल हक तो कर ही रहे, लेकिन आपने देखा है इमामुल हक की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ पाकिस्तान में जबरदस्त रही है परफॉर्मेंस। आप नोट करें कि जो उनकी 3 सेंचुरियां हैं वो उन्होंने पाकिस्तान में बनाई है, रावलपिंडी में। बैरून मुल्क जाकर उनको पता नहीं क्या हो जाता है। कल जिस तरीके से उनको सेट किया जोफ्रा आर्चर दे और फिर शॉर्ट पिच गेंद पर वो आउट हुए, आप समझते हैं इमाम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा और शान को अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लानी होगी, यानी कि 100 कर दिया 3 में नाकाम। नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस सिर्फ जो टीम की इसमें कॉम्बिनेशन है उसको सामने रखते हुए इस किस्म की जो डिफीट हुई है उससे जो जितनी बुरी तरीके से ये गिरे हुए होंगे, आई थिंक इनको उठाने के लिए तो आपको थोड़े से ये इनको और चांस देना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं। ठीक है, इमाम की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं नज़र आती, लेकिन कम से कम वो मैं देखता हूँ कि पिच पे खड़े रहने की कोशिश करते हैं, लंबी इनिंग खेलने की कोशिश करते हैं। एक आध 40 रन भी किए हैं, पीछे भी उन्होंने एक आध 50 किया है। लेकिन क्योंकि मैं अजान ओवैस के पॉइंट ऑफ व्यू से फील करता हूँ कि अभी वो फुली इक्विप्ड नहीं है टू कम्बैट दीज इंग्लिश बॉलर्स उन कंडीशंस के ऊपर जहाँ गेंद मूव कर रहा हो। सो मे बी कॉन्फिडेंस में और गिर जाएगा वो, अगर 1-2 इनिंग तो वो ऑलरेडी फेल होता हुआ ही चला आ रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इमामुल हक और शान से अगर ये ओपन करा लेते हैं, नंबर 3 पे अब्दुल्ला शफीक को ले आए, 4 पे आजम खुद आ जाएँ, बाबर आजम खुद आ जाए, 5 पे आपके सलमान अली आगा, 6 रिजवान और 7 पे इनको आमिर जमाल को लाना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी राय है कि बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए ना, 7वें नंबर का बैट्समैन क्या करेगा? अगर सऊद शकील अगर 5 से 10 रन कर रहे हैं तो आमिर जमाल भी तो यही करेंगे ना। लेकिन आपको एक एडवांटेज दे देंगे ऐसी कंडीशन के ऊपर, वो 2-4 आपको आउट करके दे सकते हैं, तो आपके 4 जब फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। सो मैं तो अगर चाहता हूं कि अगर ये और ज़्यादा वो लेना चाहते हैं तो एक आध बॉलर को ड्रॉप करके उबैद शाह को मौका दे दें, वो तेज तो है कम अज़ कम। सो आप ये खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली में से किसी एक को ड्रॉप करके आप उबैद शाह को चांस ले। देखें, अब तो आपको ऑल आउट जाना है ना। सो आपके पास रिसोर्सेज ये मौजूद हैं, इनमें सबसे बेहतर आपका ये 11 बनती है। आप ये सोचें और आगे लेके चलें इसको, लॉर्ड्स टेस्ट में देखें, और अगर ये क्लिक कर जाती है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे ये कि अगर पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की, वहाँ लॉर्ड्स में तो अली उस्मान इसका मतलब खेलेंगे, साजिद खान का तो अब कोई चांस ही नहीं है। बर्मिंघम में शायद चांस बन जाए एजबास्टन में। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि 5 विकेट्स को ड्रॉप किए हुए बंदे को, मतलब उसने बॉलिंग बुरी नहीं की, ठीक है। क्योंकि जो एक अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई कि इंग्लैंड की कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विकेट्स पे अटैक करते हैं।
जिससे उनका जो आर्म बॉल है वो थोड़ा डिसेप्टिव हो जाता है, क्योंकि थोड़ा स्पिन भी मिल रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, शुरू में थोड़ा सा वो लाइन को जो है ना मेंटेन नहीं कर सके, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की। जैसे उन्होंने ऑफ स्टंप लाइन को पकड़ा है, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और उसके बाद उन्होंने आउट भी किए और उनको गेंद में टर्न भी मिला है। सो मे बी जो ड्राइंग कंडीशंस हैं उससे यहाँ भी उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। सो मैं तो उस्मान से ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि साजिद अभी इंग्लैंड में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं। पहला ही इतना इंपॉर्टेंट मैच क्यों, बर्मिंघम में हम देख सकते हैं कि वहाँ 2 स्पिनर की गुंजाइश बनती है। ठीक है, आखिरी सवाल मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। आप क्या समझते हैं, इस तरह आप लोग भी, इकबाल कासिम, दीगर टेस्ट क्रिकेटर ये कहते चले आ रहे हैं कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आपको जो है ना तजुर्बा जो आपका है वो काम आएगा। जिस तरह अली उस्मान की एग्जांपल है, काफी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर भी नजर रखनी चाहिए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेड्यूलिंग की। आपके सामने इंटरनेशनल कैलेंडर भी होता है और आपने उसी के सामने रखते हुए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लान करना होता है। सो जब आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्लान करते हैं तो आप कोशिश करें कि जब इंटरनेशनल कैलेंडर में आपका क्लैश ना करे आपका फर्स्ट क्लास सीज़न, आप अपने फर्स्ट क्लास सीज़न को ऐसे वक्त में करें जहां पर आपके ये तमाम प्लेयर्स खेल सकें।